नमस्कार दोस्तों, आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हे भगवान, आज कितनी ठंड है। क्या हम जैसे बूढ़े और गरीब आदमी पर तुम्हें दया नहीं आती प्रभु? थोड़ी तो ठंड कम करो, वरना हमारी अर्थी को तो कंधा देने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। कह ठंड में बुरी तरह कांपते हुए 65 साल के बूढ़े मनमोहन जी राह पर जलाए गए एक अलाव के पास जाकर बैठ गए। उसके चारों तरफ उनके जैसे और भी बेसहारा लोग बैठे थे। सब के सब हाथ ताप रहे थे। मौसम कुछ बारिश का था और सब लोग दुआ कर रहे थे कि बारिश ना हो, क्योंकि ये फुटपाथ ही इन सब लोगों का आशियाना था, जिनके पास थोड़े बिस्तर तो थे मगर सिर छुपाने को जगह ना थी। और मनमोहन जी के पास तो बिस्तर तक नहीं था, क्योंकि 1 घंटे पहले उन्हें उनके ही घर से धक्का दे दिया गया था। उन्हें पहली बार पता चला था कि बाहर कितनी सर्दी हुआ करती है, और वो नम आँखों से लोगों के चेहरे ताक रहे थे। लेकिन उन्हें अच्छे खासे कपड़ों में देख उनके बारे में सोच रहे थे। किसी ने कहा, साहब, आपकी ट्रेन छूट गई क्या? मनमोहन जी ने कहा, नहीं, ट्रेन तो नहीं छूटी मगर हाथ छूट गए। वो लगभग 70 साल का व्यक्ति बोला, मैं समझा नहीं साहब, आप भीड़ में छूट गए क्या? फ़ोन कर लीजिए, आपने अपने घर वाले लेने आ जाएंगे। मनमोहन जी की बुझी बुझी सी आवाज़ गले में ही दब कर रह गई। अब कोई नहीं आएगा। उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बारिश की बूंदें गिरने लगी थी और इस समय एक एक बूंद देह जमाने का काम करने वाली थी। सभी लोग आग तापना छोड़कर अपने फुटपाथ और लगे बिस्तर समेटने लगे थे। बेबस से मनमोहन जी इस समय अपने आंसू भी किसी को दिखा नहीं सकते थे और कंधे पर बैग टांगे इधर उधर देख रहे थे। लाचार खड़े थे, क्योंकि अब फुटपाथ भी नहीं बचा था। बारिश में ही उन्होंने तेज कदमों से जल्दी जल्दी सड़क नाप दी और उन्हें एक मंदिर नजर आ गया। मंदिर से दूर आकर एक अस्पताल के बाहर आकर बैठ गए और सोचने लगे, यहाँ से कोई नहीं भगाएगा। बेंच पर बैठे मनमोहन जी ने वही कंबल ओढ़ लिया और लेट गए। जाने क्यों शरीर साथ ही नहीं दे रहा था, पर देखा तो कोई उन्हें हिला रहा था, जिस कारण वो फिर से उठ गए। आंखें धीरे से खोली तो सामने एक बच्चे को देखा, जो हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा था। साथ में उसके माता पिता भी थे। ले लीजिए अंकल, सामने खाना मिल रहा था और उन लोग मनमोहन जी के हाथ में थमाया और हाथ जोड़कर चले गए। अब तो भीख भी मिलने लगी। ये सोचकर मनमोहन जी इस बार आंसू ना रोक सके और उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। उन लोगों को देखकर मनमोहन जी सोचने लगे, मेरे भी ऐसा ही परिवार था, और उन्हें बीती बातें याद आने लगी। 5 साल पहले की ही तो बात है, जब वो कविता को अपने बेटे समीर के लिए ब्याह कर लाए थे, जब घर में खुशहाली थी और पैर जमीन पर ना थे। बेटा, अब घर की जिम्मेदारी तुम ही संभालो, मैं तो थक चुका हूँ। ये काम तो तुम्हारी सास का था, मगर वो तो रही नहीं, तो मैंने ही कर दिया। मनमोहन जी ने सब कुछ कविता के हवाले कर दिया था, क्योंकि पत्नी उमा जी की 3 साल पहले डेथ हो गई थी। मनमोहन जी ने जमीन के कागज और लॉकर की चाबी, जिसमें सास के गहने रखे थे, वो सब कविता को सौंप दिया था और घर को भी कविता के नाम ये कहकर कर दिया था कि यही लक्ष्मी है। कविता एक बेहद संपन्न परिवार से थी और उसके घर में नौकर चाकर रखने का चलन था।
मनमोहन जी ने भी उसके आते घर में 2 नौकर लगा दिए, जिससे कविता को कोई परेशानी ना हो और घर की याद ना आए, या कभी ये ख्याल ना आए कि उसकी ससुराल उसके घर की तुलना में किसी भी तरह से कम है। कविता को बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में अपनाया था, लेकिन कविता हमेशा उनकी बुराई किया करती थी। समीर, तुम्हारे पापा इतना सब करके बदले में क्या चाहते हैं? कि मैं उनके पैर की जूती बन जाऊं? उनकी नौकरानी नहीं हूं मैं। रहना है तो ठीक से रहो। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। कविता बहू आंखें तरेरते हुए बोल रही थी। मनमोहन जी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने पानी पीकर ग्लास टेबल पर रख दिया था और उठना भूल गए थे। इस बात के लिए कविता इतने रूखेपन से बोल गई थी। धर्मशाला? मेरा ही तो घर है। नौकर चाकर लगा दिए हैं और ग्लास रखा छोड़ भी दिया तो कोई गुनाह किया है क्या? मनमोहन जी ने इतना कहा और कविता को जैसे आग ही लग गई। इससे बड़ा घर है मेरा और मैं इस छोटे से घर में रह रही हूँ। कोई महल नहीं दे दिया आपने मुझे जिसका ताना मार रहे हैं। कविता ने मनमोहन जी से चिल्लाते हुए कहा। तभी समीर आया और पूछने लगा, अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? क्यों ना चिल्लाऊं मैं? तुम्हारे पापा मुझे नौकर चाकर का ताना मार रहे हैं। अगर मैं कह दिया कि ग्लास ऐसे मत छोड़ा कीजिए तो इन्हें बुरा लग गया। मैं अकेली क्या क्या करूँगी? समीर ने अपने पापा से कहा, अरे पापा, आप तो जानते हैं कविता का स्वभाव, क्यों पंगा लेते हैं इससे? मनमोहन जी को समझ नहीं आया कि समीर किसको गलत कह रहा है। मनमोहन जी ने कहा, इसका मतलब मैं ही गलत हूँ क्योंकि मैंने पंगा ले लिया। मनमोहन जी ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, मगर समीर ने उनको ही समझाया क्योंकि जानता था कि कविता को समझाना अंगारे छूने के बराबर है। मनमोहन जी इस बात से उदास होकर पार्क जाकर बैठ गए। एक दोस्त आ निकला तो उससे बात करने लगे। अजीत यार, मैंने क्या कमी कर दी? सब किया मगर आज मैं ही गलत क्यों हूँ? उनके दोस्त अजीत जी ने कहा, मनमोहन, परिस्थिति हमेशा एक पक्ष में नहीं रहती। भले तुम कितने ही सही हो, तुम चुप रहने में ही भलाई है, वरना 2 हिस्से होने में देर नहीं लगेगी। मैं अपने परिवार में झेल चुका हूँ। मनमोहन जी कुछ ना बोल पाए, मगर दिल में उठता ज्वार शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आज कविता का ऐसा रूप देखकर वो हैरान थे। शाम को घर गए तो समीर कहने लगा, पापा, आपने सारा दिन कहाँ बिता दिया? इधर कितनी परेशानी हुई। मनमोहन जी को ये जानकर अच्छा लगा कि उनके बिना सब घर में परेशान थे। मनमोहन जी ने समीर से कहा, अरे मैं तो बस पार्क में था। फिर दोस्त के साथ मंदिर चला गया। समीर ने तुरंत कहा, पापा, आपने घूमने में दिन बिता दिया और यहाँ इतना काम था। मुझे कविता ने ऑफिस से बुला लिया। कविता आकर झट से बोल पड़ी, और क्या करती समीर? तुम्हारे पापा तो मुंह फुलाकर बाहर चले गए। जाने ऐसा मैंने क्या कह दिया था? मनमोहन जी का दिल जैसे टूट ही गया था। वो तो कुछ और ही सोच रहे थे। क्या उनके घर में उनकी कद्र यही थी? ये सोच सोचकर उनका दिल दुखी होने लगा था। अपने कमरे में जाकर दुखी मन से बैठे ही थे कि समीर ने आकर कहा, पापा, बाजार से ये सामान ला दीजिए। मनमोहन जी बेचारे इस कड़कड़ाती ठंड में जाकर सामान ले आए, मगर कविता देखते ही जोर से बोलने लगी, इतने का बिल बनवा लाए हैं? बताइए कितने पैसे चुरा कर अपनी जेब में डाले हैं आपने? मनमोहन जी को फिर से एक झटका लगा था। मनमोहन जी ने कहा,
मैं ऐसा क्यों करूँगा बहू, इतने का ही सामान है। कविता पैर पटकती हुई अंदर चली गई और बोली, समीर, तुम्हारे बाप के ये ढंग मैं नहीं झेल सकती। इतना महंगा सामान किसके पैसे से लाए हैं? समीर ने भी जाकर कहा, पापा, आपको कौन इतना महंगा सामान देता है? इतना महंगा तो नहीं आता। आपने कहीं सच में पैसे तो बचा कर नहीं रख लिए हैं? मनमोहन जी हैरान थे कि बेटा भी घुमा फिरा कर उन्हें ही गलत ठहरा रहा था। अपनी मेहनत की सारी कमाई से बेटे को बड़ा किया, तो आज क्या मैं चोरी करूँगा? बेचैन मन को चैन न था और पत्नी की फोटो के पास जाकर रोने लगे। बेटे की शादी को मात्र 5 साल ही हुए थे और कविता बहू का बर्ताव दिन पर दिन बुरा होता जा रहा था। समीर के कारण उन्हें बोलने में भी डर लगने लगा था, क्योंकि हर बार मनमोहन जी को ही गलत ठहराया जाता था। नौकरों को भी कविता बोलने में पीछे नहीं रहती थी और उसके इस बर्ताव के कारण एक दिन दोनों ही काम छोड़कर चले गए। अब इसकी गाज भी मनमोहन जी पर आकर गिरी। सारा काम मनमोहन जी पर आ गया, क्योंकि कविता ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। पूरे दिन सजना संवरना और घूमना बस यही करती थी। कविता और मनमोहन जी को अनचाहे भी और बीमारी में भी काम में लगना पड़ता था। कविता की नाक पर चढ़ा गुस्सा घर का माहौल सब बिगाड़ ही देता था। मनमोहन जी के पास अपनी ही पत्नी के गहने तक भी ना बचे थे। सब कविता ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था। एक बार उनका मन नींबू वाली चाय पीने को करने लगा, जो उनकी पत्नी सुषमा बनाया करती थी। वही बनाने किचन में चले गए तो कविता ने घर में हाहाकार मचा दिया। समीर, तुम्हारे पापा की उम्र तो इतनी है, लेकिन शौक देखो इनके, जब देखो इनकी जीभ ललचाई रहती है। मनमोहन जी तो सुषमा जी की याद ताज़ा करना चाहते थे, चाय पीकर उनको महसूस करना चाहते थे, मगर कविता चाय बनने तक इतना कुरेदा कि मनमोहन जी ने चाय पीने का इरादा ही छोड़ दिया और दुखी मन से कमरे में आकर बैठ गए। अपने ही घर में बेगाने मनमोहन जी सुकून नहीं महसूस करते थे। परिवार के नाम पर एक पत्नी थी, वो भी भगवान के पास चली गई, क्योंकि बेटा तो अपनी दुनिया में मस्त हो चुका था और पोते को बहू उनके पास भी नहीं आने देती थी। एक दिन दोनों बाहर घूमने गए और आने में देर हो गई। भूख लगने पर मनमोहन जी ने किचन में जाकर खुद खाना बना लिया, जबकि सुबह पोछा लगाते समय फिसल कर गिरने से चोट भी लगी थी, पर फिर भी अपने लिए रोटी बनाने में लगे थे। तभी कविता आई और उन पर आग बबूला होने लगी। किसने कहा ये रोटी बनाने को? 2 रोटी रखी थी, वो नहीं खा सकते थे। चलिए हटिए यहाँ से। कविता ने ये कहते हुए उन्हें धक्का दे दिया और मनमोहन जी गिर पड़े। उन्हें पहले से ही कमर में दर्द हो रहा था। गिरने के बाद फिर उठ भी नहीं पाए। समीर ने भी आकर कहा, पापा, खाना तो रखा था, फिर क्यों बना रहे थे? बेटा, बासी रोटी हजम नहीं होती, पचती नहीं। अब सेहत पहले जैसा नहीं रहा ना, इसीलिए बना रहा था। समीर ने इस बात पर उन्हें जमकर सुनाया और कविता ने फिर से उन्हें धक्का दे दिया, तो मनमोहन जी भूखे ही सो गए। कविता की ये हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक बार उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई और डॉक्टर ने कह दिया कि इनको खराब खाने से इन्फेक्शन हुआ है। और एक रात समीर के घर में ना रहने पर कविता ने उन्हें घर से चलता कर दिया। बैग बाहर फेंक कर कहा, इसमें आपका सामान भर दिया है, अब समीर के आने से पहले चले जाओ और कभी शकल मत दिखाना। कड़ाके की सर्दी
और मनमोहन जी बीमार भी थे। लेकिन कविता ने ये सब अनदेखा कर दिया। मनमोहन जी बहू के आगे गिड़गिड़ाते रहे, पर उसने एक ना सुनी। अंकल जी, आप बीमार हैं तो हम दिखा देते हैं, देखो सामने अस्पताल है। दूसरे दिन उन्हें खाना देने आई। सामने खड़ी बच्चे के साथ वो महिला ने मनमोहन जी को रोते देखकर कहा, जिससे वो अपनी यादों से बाहर आए और हाथ में रखे उस खाने को देखने लगे। फिर से उस महिला ने आवाज़ लगाई तो सामने ध्यान गया। बेटा, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। मनमोहन जी ने उसको मदद के लिए मना कर दिया और सिसकते हुए उस खाने को खोलकर खाना खाया और फिर से लेट गए। घर से बिछड़े मनमोहन जी के पास कोई उनका दर्द सुनने वाला नहीं था। अपने मन की व्यथा को दिल में ही रह कर दुखी होने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। दिन भर धूप में लेटने के बाद शाम को उठकर कोई छत की तलाश में फिर से बैग उठाकर चल पड़े और एक चाय की दुकान पर पहुंच गए। याद आया कि जेब में केवल 50 रुपए हैं। चाय वाले से कहकर एक चाय ले ली और एक तरफ बैठ गए। फिर से पत्नी की नींबू की चाय याद आने लगी। तभी उनके कान में आवाज़ आई, ये छोटू भी आता नहीं है। अकेले काम संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। अब बर्तन चाय के कौन धोएगा? वो चाय वाला अपनी पत्नी से फ़ोन पर कह रहा था और ये सब मनमोहन जी ने सुन लिया था। उन्होंने उसके पास जाकर कहा, बेटा, जब तक बर्तन धोने वाला नहीं है मुझे बढ़ा दो, मैं धो दूंगा। जो मन करे दे देना। चाय वाला चौंक कर गया। अरे आप कैसे करेंगे बाबा, इतनी उम्र है आपकी। मनमोहन जी ने नम आंखों से कहा, मैं कर लूँगा बेटा, भले ही पहले करवा कर देख लो। मनमोहन जी की आंखों में याचक का भाव और आंसू देखकर उसने उनको काम दे दिया। चाय वाले ने उस वक्त उन्हें काम दे दिया और मनमोहन जी एक तरफ अपना सामान रखकर काम में लग गए। इतनी सर्दी में बर्तन धोना हाड़ कपा रहा था, मगर कांपते हाथों से ही उन्होंने दिन भर काम किया। इस चाय वाले ने उन्हें दिन में खाना भी खिलाया और शाम को कुछ मजदूरी भी दे दी, जिसे पाकर मनमोहन जी रोने लगे। कभी इतने बड़े घर के मालिक हुआ करते थे और नौकरी में अभी अच्छे पद पर थे। आज ये छोटी सी मजदूरी उन्हें उनके गुजरे वक्त की याद दिला गई थी। रात को उन्होंने वही चाय वाले के बाहर रात बिताई। कपकपाती ठंड में एक कंबल ही सहारा था, जो कोई अजनबी सोते हुए उन पर डालकर चला गया था। अगले दिन वही काम उन्हें दोबारा भी मिल गया था और फिर से पैसे भी। मनमोहन जी को काम तो मिल गया था, बस एक छत का इंतजाम बाकी था, लेकिन अभी उसका कोई अता पता नहीं था। 15 दिन गुजर गए और मनमोहन जी उसकी दुकान पर ही लगे रहे। एक दिन उसका लड़का वापस आ गया और अब वो चाय वाला दुविधा में फंस गया। उसको तो सिर्फ एक आदमी की ही ज़रूरत थी। मनमोहन जी ने खुद ही उसका काम छोड़ दिया, क्योंकि किसी और की रोजी उनके कारण छीन जाए ये उन्हें मंजूर नहीं था। बैठे बैठे उन्हें ख्याल आया कि क्यों न जो पैसे जमा हुए हैं उससे सामान इकट्ठा कर नींबू की चाय बनाकर बेची जाए। लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो ये सोचकर वो थोड़ा रुक गए। फिर उन्होंने एक कोशिश करने की सोची और खाली जगह देखकर एक छोटा चूल्हा बना लिया और थोड़ा सा सामान खरीद कर चाय बनाने लगे। आते जाते लोगों को थोड़ा सा चखने के लिए कहते और फिर लोग उस चाय का खरीद कर स्वाद लेते। 3 दिन बाद बहुत से लोग आने लगे और चाय की बिक्री बढ़ने लगी।
मनमोहन जी ने उस पैसों से और सामान खरीदा और चाय ज़्यादा मात्रा में बनने लगी। इस क्षेत्र में लगभग 2 साल के अंदर अब वो इस चाय के लिए मशहूर हो चुके थे। लोग दूर दूर से कार में बैठकर चाय पीने आते थे। इस बढ़ते बिजनेस से उनका जोश व उत्साह काफ़ी बढ़ गया था और लोग भी उस चाय के मुरीद होने लगे थे। छोटे से चूल्हे से शुरू की गई चाय बनाने की शुरुआत एक बड़ी दुकान तक पहुंच गई थी, जहां उन्होंने अपनी पत्नी सुषमा जी द्वारा बनाई जाने वाली अदरक वाली कॉफ़ी की भी शुरुआत की और साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी रखा जाने लगा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक दिन उनकी दुकान पर एक डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ आए, जिन्हें उनकी बनाई चाय बहुत पसंद आई और उसने तुरंत उन्हें अपने हॉस्पिटल में कैफेटेरिया चलाने का ऑफ़र दे दिया। डॉक्टर के अनुसार ये चाय स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी, जिसे मरीज भी पी सकते थे। अब उन्हें हॉस्पिटल की कैफेटेरिया की डील मिल गई, क्योंकि उनकी खासियत नींबू वाली चाय और अदरक वाली कॉफ़ी थी। कैंटीन में उन्होंने सुषमा जी की तस्वीर भी लगा ली थी। मनमोहन जी रोज आकर उनके हाथ जोड़ते और फिर काम शुरू करते। उन्होंने चाय बनाने का तरीका किसी से शेयर ना किया, क्योंकि यह सुषमा जी की खासियत थी। उनके बेटे बहू ने कभी उनकी खबर ही ना ली। इसका दुख उन्हें हर पल रहता था। अब इतने पैसे होने के बावजूद उनका सुख अकेले भी उठाया ना जाता था। इसीलिए वो बाकी पैसों से अपने जैसे लोगों की ही मदद कर दिया करते थे। उन्हें खुशी थी कि वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाला परेशान मरीज का तीमारदार उनकी स्पेशल चाय कॉफ़ी अपने मरीज को पिला पाता था। कैफेटेरिया की भीड़ उन्हें दिन भर व्यस्त रखती थी, लेकिन पोते की याद दिल से जाती ही नहीं थी। कविता अपने बेटे और पति के साथ उस कैफ़े के सामने एक होटल था, उसी में न्यू ईयर की पार्टी मनाने आई थी। तो वही उस होटल के बाहर मनमोहन जी को बर्तन साफ करते देख उनके पोते सोनू की नज़र जैसे ही अपने दादा पर पड़ी, वह चहकते हुए उनके पास दौड़कर दादू दादू करते हुए उनके पास जाने लगा। तो कविता ने यह देखकर झट से अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और उसे डांटते हुए बोली, खबरदार, जो उस बूढ़े के पास गया तो इसकी यही औकात है, 2 कौड़ी का भिखारी कहेगा। बेटा भी नोटों की गड्डी निकालकर पिता के मुंह पर फेंकते हुए बोला, ले बूढ़े, तूने तो यह इतने पैसे सपने में भी नहीं देखे होंगे। आज न्यू ईयर की पार्टी है, इसीलिए तुझे भीख दे रहा हूँ। इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मनमोहन जी कुछ नहीं बोले और बेटे बहू वहाँ से जाने लगे। तो अपने पोते को रोते देखकर उनका कलेजा जैसे छलनी छलनी हो रहा था। दिल कर रहा था कि अभी दौड़कर अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगा ले, लेकिन बहू ने उन्हें करीब तक आने नहीं दिया था। पोता भी अपने दादा को दादाजी दादाजी करके रोता हुआ वहाँ से चला गया। उसके करीब 6 महीने बाद की बात है। उन्हें रूम नंबर 203 से चाय पहुँचाने का ऑर्डर आया और उन्होंने अपनी स्पेशल चाय काम करने वाले लड़के के हाथ पहुँचा दी। अंदर मनमोहन जी अपने केबिन में थे और हिसाब किताब देख रहे थे। तभी काम करने वाले लड़के ने आकर कहा, सर, बाहर कोई आपसे बात करना चाहता है। मनमोहन जी चौंक गए और उन्होंने पूछा, कौन है और क्या बात है? लड़के ने कहा, सर, वो रूम नंबर 203 वाला आदमी चाय पीने के बाद बोला कि अपने मालिक को बुलाओ और बस
अम्मा जी की तस्वीर भी देखता जा रहा था। ये बात सुनकर मनमोहन जी चौंक गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि कह दो सर बिजी हैं, अभी नहीं मिल सकते। मनमोहन जी के दिल में कुछ चल रहा था और उन्होंने अपने कदम रूम नंबर 203 की तरफ बढ़ा दिए कि ऐसा कौन है जो उनसे मिलना चाहता है, और उस रूम की तरफ देखते रहे कि कोई तो बाहर आएगा। जैसे ही नर्स उस रूम में गई तो उन्होंने जाकर चुपके से उस खुले दरवाजे से रूम में झांक लिया। अंदर देखा तो हैरान रह गए। वहाँ उनका बेटा समीर खड़ा हुआ था। बहू कविता बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। नर्स इंजेक्शन भर रही थी और समीर डॉक्टर से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। यह देखते ही मनमोहन जी चिंता में डूब गए कि कविता को अचानक क्या हुआ है, क्या करूं, किससे पूछूं। मनमोहन जी कमरे के बाहर ही खड़े थे और नर्स का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नर्स भागते हुए बाहर आई और वार्ड बॉय को आवाज़ लगाने लगी, जल्दी से स्ट्रेचर लाओ, 203 के पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वार्ड बॉय जल्दी से भागकर स्ट्रेचर लाने गया। मनमोहन जी ये देखकर घबरा गए कि उसको क्या हुआ है। बाद में पता करने पर उन्हें पता चला कि कविता के पेट में ट्यूमर है और कविता की बहुत ज़्यादा हालत गंभीर हो रही है। वो समझ गए थे कि उनके स्टॉल पर आने वाला व्यक्ति उनका बेटा ही था। वही था जो चाय के स्वाद को पहचान कर आया था, और वो समीर ही था जो सुषमा जी की तस्वीर को देख रहा था। वह उसका सामना करना नहीं चाहते थे कि नियति कब उन्हें एक दूसरे के सामने ला कर खड़ा कर दे, कोई नहीं कह सकता। और ऐसा ही हुआ भी। जब रात को टाइम काफ़ी हो गया था और उनके जाने का समय हो गया था, वो बस आखिरी हिसाब देख रहे थे और स्टाफ भी जा चुका था। ठक से दरवाज़ा खुला तो मनमोहन जी ने गर्दन उठाकर देखा। सामने देखा तो आंखें फटी रह गई। समीर वही चला आ रहा था। पास आकर वो बस उन्हें खड़ा देखता रहा और मनमोहन जी कुछ ना बोल पाए। उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी जैसे कि उन्होंने कुछ गुनाह किया हो। पहले समीर बोला, बोलिए पापा, कुछ बोलते क्यों नहीं, कब तक छुपेंगे? मैंने तो उस चाय के स्वाद से आपको पहचान लिया था। आपको मुंह छुपाकर घर से भागते आपको शर्म नहीं आई? मनमोहन जी हैरान थे और समीर की किसी बात का मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जोर से, कहना क्या चाहते हो? मैं मुंह छुपा कर क्यों भागूंगा? समीर ने हल्के से हंसकर कहा, क्योंकि आपने चोरी की थी। मनमोहन जी ये सुनकर आग बबूला हो गए। समीर, मैं बाप हूँ तेरा, क्या बोल रहा है? समीर भी उतनी ही आवाज़ में बोला, 2 साल पहले क्या पैसे चुरा कर चुपके से नहीं भागे थे? कविता के सोने के जेवर भी उठाए थे। मनमोहन जी से ये सहन ना हुआ तो उन्होंने समीर को आगे बढ़कर थप्पड़ मार दिया। समीर इस अचानक पड़े थप्पड़ से तमतमा गया और ज़ोर से चिल्लाता हुआ बोला, उस पैसे और जेवर से बिजनेस खड़ा कर लिया आपने, और कविता जो आज ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, इसके इलाज के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। आपके कारण घर बर्बाद हो गया। मनमोहन जी ने इस बार समीर से कहा, खबरदार, जो एक आगे शब्द भी कहा। तुम्हें पता भी है कि जिस बहू के बारे में बात कर रहा है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने एक बैग में सामान डालकर मुझे घर से रात को इतनी ठंड में धक्का दे दिया और कह दिया
कि कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस पैसे और गहने की बात कर रहा है वो सब वही बताएगी कि उसने उसका क्या किया। ये बात सुनकर समीर भौचक्का था, क्योंकि उसे तो कविता ने यही बताया था कि पापा पैसे गहने लेकर घर से चले गए हैं। समीर आंखों में आंसू लाकर बोला, पापा कविता को बचा लीजिए, वरना सोनू का क्या होगा, वो बिन माँ के कैसे रहेगा। समीर को रोता हुआ देखकर मनमोहन जी थोड़ा पिघल गए और पूछने लगे कि क्या हुआ है। तो समीर ने बताया कि कविता बहुत दिनों से बीमार है और उसकी इतनी सारी दवाओं और बाकी खर्चे में वो काफ़ी खर्चा कर चुका है और ये हॉस्पिटल ही आखिरी उम्मीद है बस। लेकिन अब इलाज कैसे होगा, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ एक घर बचा है और सब बेच चुका हूँ। वो घर बेचा तो हम बेघर हो जाएंगे। कविता के इलाज के लिए भागते भागते मेरी नौकरी भी छूट चुकी है। कोई लोन देख रहा हूँ जिससे कविता का इलाज हो सके। तभी उसके पास एक नर्स आई और बोली, सर मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कल आपको 3 लाख रुपए जमा करने ही होंगे, क्योंकि ऑपरेशन कल ही करना होगा। इसके बाद डॉक्टर बाहर चले जाएंगे और वैसे भी पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो रही है। समीर घबराते हुए ज़ोर से बोला, लेकिन सिस्टर मैं अचानक कल पैसे कहाँ से लाऊंगा, इतनी जल्दी कैसे इंतज़ाम करूंगा। नर्स ने कहा, सर आप देख लीजिए, आपका पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। कहकर नर्स जा चुकी थी और समीर धम से कैफ़े में पड़े सोफे पर बैठ गया था। बेटे की स्थिति पर तरस खाकर मनमोहन जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो समीर उनसे कस कर लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मनमोहन जी इस समय उसका दर्द समझ तो रहे थे, मगर जो उनके साथ हुआ था वो भूलने लायक भी नहीं था। नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत जो कि उनके कैफ़े की एक दीवार पर फ्रेम लिख कर जड़ी हुई थी, उस पर उनकी नज़र गई। उनका अंतर्मन चीखने लगा, क्यों मनमोहन, क्या तू ऐसा ही है? क्या किसी का दर्द तू देख सकता है? भले वो तेरी बहू है, लेकिन एक इंसान भी तो है जो मरने वाली हालात में पड़ी हुई। ऐसे में मदद करके तू भले उसकी नज़र में भगवान ना बनो, मगर अपना चेहरा तो आईने में देख पाएगा। मनमोहन जी का अंतर्मन उन्हें झकझोर रहा था। एक मन कह रहा था कि आखिर क्या है तेरा जो साथ जाएगा। दूसरी तरफ मन कह रहा था कि भूल जा सब और एक इंसान बनकर दूसरे इंसान की मदद कर दे। मनमोहन जी अपने मन के आगे हार मान गए थे और उन्होंने समीर से कहा, मैं कल डॉक्टर से बात करता हूँ, कुछ पैसे कम हो जाएंगे। सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं और पैसे जितने लगेंगे मैं लगा दूंगा, तू बस कविता का ख्याल रखना। समीर ये बात सुनकर रोता हुआ मनमोहन जी से लिपट गया। यह वही समीर था जिसने थोड़ी देर पहले मनमोहन जी पर इल्ज़ामों की बरसात की थी और अब बरसात तो उसकी आंखों से हो रही थी। अगले दिन सुबह ही मनमोहन जी ने सबसे डॉक्टर से बात करके सारा इंतज़ाम कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। करीब 2 घंटे के बाद कविता का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। समीर ने हाथ जोड़कर पिता का आभार प्रकट किया। मनमोहन जी समीर को दिलासा देकर वहाँ से चले गए। लेकिन इसके बाद जब भी समीर समय निकालकर मनमोहन जी से कैफ़े में मिलने आता तो वो उससे नहीं मिलते। बाकी समय समीर भी कविता का ख्याल रखने में व्यस्त रहता। कई दिनों बाद मनमोहन जी समीर से टकरा ही गए और समीर उनसे कविता के पास चलने की जिद करने लगा।
मनमोहन जी ने बहुत टाला, लेकिन फिर समीर ने कहा, पापा कल कविता को लेकर चला जाऊंगा। मैं चाहता था कि वो एक बार आपसे मिल ले। मनमोहन जी कविता से नहीं मिलना चाहते थे। समीर ने कहा, पापा मैं जानता हूँ कि आप हमसे नाराज़ हैं, लेकिन बस एक बार मिल लीजिए। समीर की बात मानकर मनमोहन जी उसके साथ कविता के पास कमरे में चले गए, लेकिन कविता उन्हें देखते ही बोली, समीर तुम पागल हो क्या? इनकी शक्ल भी मुझे नहीं देखनी। तुम इन्हें कहाँ से ढूंढ लाए हो? समीर ने कहा कि बस एक बार तुम्हें देखने आए हैं। लेकिन ऐसी हालत में भी कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसके दिल में अपनी पोल खुलने का डर भी होने लगा। इसी कारण उसने चिल्ला कर कहा, तुम्हारे बाप की शक्ल से नफरत है मुझे। मनमोहन जी उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू भरे कमरे से जाने लगे, लेकिन समीर ने तेजी से आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। समीर ने कहा, नहीं पापा, कविता को आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कविता ने झट से कहा, मैं क्यों माफ़ी मांगूंगी? इस बार समीर रह ना सका और ज़ोर से चिल्लाया, खामोश हो जाओ कविता, तुम्हारी हालत पर तरस खाकर बोल रहा हूँ, वरना तुम तो किसी भी काबिल नहीं हो। ये जो तुम्हारा इतना महंगा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें दूसरी ज़िंदगी मिली है, इसका सारा खर्चा पापा ने ही दिया है, जिन पर तुमने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। और मैं भी नाराज़गी में पापा को ढूंढने तक नहीं गया। जाने कहाँ कहाँ पापा ने सिर्फ तुम्हारे कारण धक्के खाए होंगे, और आज पापा ही इस मुसीबत में काम आए हैं। तुम इनके कारण जिंदा हो। मनमोहन जी का हाथ थामे हुए समीर रोता हुआ बोलता जा रहा था। समीर की ये सारी बातें सुनकर कविता ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली थी, क्योंकि वही हुआ था जिसका डर था। उसकी सारी पोल खुल रही थी और शर्मिंदगी से उसका सिर झुका जा रहा था। मनमोहन जी समीर का हाथ छुड़ाकर कमरे से जाने लगे, लेकिन समीर ने कहा, पापा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने भी बहुत गलतियाँ की है। अब मुझे उन सब का एहसास हो रहा है। मैंने हमेशा गलत में भी कविता का साथ दिया, जिससे मैं अपनी ही नज़र में गिर चुका हूँ। इतना सुनकर कविता भी बिस्तर पर लेटे हुए ही बोल उठी, पापा जी गलती मेरी ज़्यादा है। समीर ने सब मेरे कारण ही किया। आपने मेरे लिए इतना सब किया, मेरे इतना गलत करने के बाद भी समझ में नहीं आता कि अब किस मुंह से माफ़ी मांगूं। मनमोहन जी बोले, तुम दोनों को एहसास हो गया है, यही काफ़ी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मनमोहन जी रोकने से भी ना रुके। समीर कहता रह गया, पापा प्लीज़ मान जाइए, हमारे साथ घर में रहिए। सोनू भी आपके साथ रहना चाहता है, माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। लेकिन मनमोहन जी ने एक ना सुनी और कहा, बेटा मैं अब और ना झेल पाऊँगा। अब मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं करता। तुम खुश रहो बस। एक बाप होकर मुझे जो करना चाहिए था वो कर दिया। समीर बोल उठा, पर मैं ही अच्छा बेटा ना बन पाया। ये कहकर समीर बिलखता रहा, रोता रहा, लेकिन मनमोहन जी हाथ छुड़ा कर चले गए। मनमोहन जी की भी आंखों में आंसू थे, मगर जो कविता और समीर ने उनके साथ किया था आज तक भूल ना सके थे। वो तो बस एक इंसान के नाते उन्होंने अपने बेटे की मदद की और कुछ नहीं।
दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।